हेलो फ्रेंड, एग्जाम गुरु जी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं पार्ट 6 का। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द कंटिन्यू इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो बोल रहा है कि क्या होती है, डैश होती है, क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। और हमारा एक दूसरा चैनल है उसको भी जाकर विजिट कीजिए, कोर फैक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है वो एनर्जी पर बेस्ड होती है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रेनॉल्ड नंबर जो होता है इज, यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्वेश्चन जो है बीच में डैश भी लगाना चाहिए था। डैश देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पाइप इज लैमिनार। लैमिनार के लिए सिंपली आपका जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो क्या होता है। तो जब भी पाइप की बारी आती है, पाइप के केसेस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा केस आपको देखने को मिलता है कि अगर हमारा फ्लूइड जो है, जो फ्लो कर रहा है वो लैमिनार है, तो उस केस में हमारा रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो 2000 से कम होता है। ग्रेटर देन 4 जो होता है उस केस में हमारा जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कई बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिला है कि अगर हमारा आर नंबर जो है, रेनॉल्ड नंबर जो है 2000 और 2800 के बीच में है, तो हमारा कौन सा फ्लो होता है। या फिर कई बार आपको ये देखने को मिला 2000 से 4000 के बीच में जो फ्लो होता है उसको हम कौन सा फ्लो बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो इस केस में हमारा आंसर ट्रांजिशनल फ्लो ही बनता है, ट्रांजिशनल फ्लो ही बनता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000 से ज़्यादा, 4000 से कम, वो ट्रांजिशनल फ्लो में ही आएगा। 2800 देखिए 2000 से ज़्यादा है, 4000 से नीचे है, तो ट्रांजिशनल फ्लो ही होगा। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से बताया कि 2800 भी एक ही बात है, 2000 से 2800 एंड 2000 से 400 एक ही बात है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2000 और 4000 के बीच में होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। 2500 से लेकर 3500 भी हो सकता है। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, सेम ही थिंक है। नेक्स्ट वन देखिए, तो लॉस ऑफ हेड इन पाइप। लॉस ऑफ हेड जो होता है पाइप में ड्यू टू प्रेशर इन इज कैलकुलेटेड बाय। प्रेशर जो होता है कैलकुलेट किया जाता है, किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। लॉस ऑफ हेड इन ए पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। कैलकुलेट बाय किसकी, तो हम डार्सीज बेबेज इक्वेशन जो होती है उसके द्वारा ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, जो वैसे अभी तो हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन ये जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन लिए हैं ये लिए हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। तो यहाँ पर जो डिमेंशनलेस नंबर होते हैं वहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर में। उस चैप्टर में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पर डिमेंशनलेस के बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसको आपको ट्रिक बताई इसको सॉल्व करने के लिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो उस वीडियो में आपको बता ही दूंगा। तो हमारी पूरी वीडियो को देखा करो, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बीच में ऐसी जानकारी होती है जो आपसे छूट जाती है। तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पीजी एक नाम की हमने ट्रिक बनाई है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, इन द एनालिसिस ऑफ द flow velocity of the fluid for a fixed instant of time, a space curve is drawn so that the is tangent everywhere to that of velocity vector, then the curve is usually known as। हम उस कर्व को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द डिमेंशनलेस पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चार में हमें जो डिमेंशनलेस होता है वो चूज करना है कि कौन सा होता है। अब देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होते है उसका एसआई यूनिट भी होता है, सीजीएस में भी होता है। स्पेसिफिक वेट जो होता है इसका भी होता है। कोएफिशिएंट जो होता है गेजेस का इसका भी होता है। लेकिन रेनॉल्ड नंबर जो होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, डिमेंशनलेस पैरामीटर होते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
यही है, बाकी यहाँ पे कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है पाइप का वेरीज होता है अप्रोक्सीमेटली विद डैश ऑफ फ्लूइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर ऑफ द फ्लूइड। हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो है, इफ द एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज, एरिया ऑफ फ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सबसोनिक फ्लो जो होगा वो क्या होगा, तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेडलाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन रिप्रेजेंट, डिफरेंस बोल रहा है टोटल हेडलाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो होता है उसका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी हेड इसका डिफरेंस होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है इज रिटन विद द यूजुअल नोटेशन, ये है यूजुअल नोटेशन इज इक्वल कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट, ईच जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। तो जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है वो किस पर बेस्ड होती है, एनर्जी पर बेस्ड होती है। तो एनर्जी एनर्जी देखिए सभी में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, लेकिन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एनर्जी इन न्यूटन पर मीटर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन वेट ऑफ फ्लूइड। यहाँ तक हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, बाकी नहीं होगा। वेट होता है मास ऑफ फ्लूइड, नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल्ब एंगल आर यूज्ड इन, बल्ब एंगल जो होता है वो हम किस में यूज करते हैं। तो बल्ब एंगल जो होता है, ये हम सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ सारे ही डिस्कस कर चुके हैं हिंदी और इंग्लिश सेक्शन वाले। तो ये बल्ब एंगल जो होता है शिप बिल्डिंग यानी कि जहाज होता है उसको बनाने में यूज किया जाता है, जहाज बनाने में बल्ब एंगल यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम साइज ऑफ द फील्ड बेल्ट फॉर ए प्लेट ऑफ स्क्वायर एज के लिए, स्क्वायर एज के लिए क्या आंसर होगा हमारा। तो स्क्वायर एज के लिए क्या होता है, स्क्वायर एज की जब हम बात करते हैं तो 1.5 mm लेस देन थिकनेस ऑफ द प्लेट, लेस देन थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है। अगला देखिए, बिगेस्ट सेक्शन इज ए फील्ड बेल्ट इज, बिगेस्ट सेक्शन जो होता है फील्ड बेल्ट का वो कौन सा होता है, थ्रोट कंठ जो होता है फील्ड बेल्ट का वो होता है। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी लिख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कई लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे पिछले वाले, तो कई लोगों ने नहीं लगाए होंगे। तो जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो वो जवाब दे सकता है, और आउट ऑफ 50 में आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकता है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उससे पहले आप क्वेश्चन का आंसर भी सोच सकते हैं दिमाग में कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि जितनी धीरे मैं पढ़ता हूँ उतनी धीरे तो उतनी ज़्यादा स्पीड से आप तो क्वेश्चन को पढ़ भी लेंगे अपने दिमाग में, और उसका ऑप्शन जो होते हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फील्ड वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज लार्जली यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल इन वर्कशॉप, कौन सा मेथड होता है इन चारों में से जिसको हम लार्जली बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज करते हैं, रेल की वेल्डिंग करनी होती है वर्कशॉप में उस केसेस में। तो कौन सा मेथड आप यूज करते हैं, तो वो मेथड होता है फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, इसको आप यूज करते हैं वेल्डिंग ऑफ रेल इन वर्कशॉप के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ बेल्ट यूजिंग लैप जॉइंट द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन 4 times द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइन और टी mm विच एवरेज मोर, वेयर टी mm में है, यहाँ पे सारी वैल्यू mm में दी गई है। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, या तो 4 times होना चाहिए या फिर 40 mm होना चाहिए, जो अधिक हो
वही हम लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स हम लेते हैं या तो 4 टाइम्स या फिर 40 mm, दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा वही हम लेते हैं, लेकिन इन दोनों वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फील्ड वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm। मिनिमम साइज जो होता है वेल्ड का, फील्ड वेल्ड का, वो क्या होता है अगर प्लेट थिकनेस जो है वो 10 mm है तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस आते हैं। अगर प्लेट की थिकनेस इतनी है तो मिनिमम साइज क्या होगा फील्ड वेल्ड का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो प्लेट की थिकनेस है 10 है, तो उसके लिए जो मिनिमम साइज होता है फील्ड वेल्ड का वो 3 होता है। ऐसे ही 10 से 20 होती है तो उस केस में 5 होता है। 20 से 32 होती है तो उस केस में 6 होता है। 32 से 50 होता है तो उस केस में 8 होता है। एंड ग्रेटर देन 50 के लिए हमारी वैल्यू 10 होती है। तो 10 के लिए 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट है वैल्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन देखिए, इफेक्टिव लेंथ जो होती है वेल्ड की इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ जो होती है वेल्ड की वो हम कितनी लेते हैं एक्चुअल लेंथ के। एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस द साइज, 2 टाइम्स द वेल्ड साइज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज। स्ट्रेंथ जो होती है बट वेल्ड की वो किसके बराबर होती है, क्योंकि इक्वल इक्वल यहाँ पे दिया गया है तो किसके बराबर होती है, तो वो बराबर होती है इक्वल टू या फिर मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर। इक्वल टू या फिर मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर, वही स्ट्रेंथ होती है बट वेल्ड की। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मिनिमम साइज ऑफ सिंगल रन फील्ड वेल्ड। सिंगल रन फील्ड वेल्ड के लिए क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ये सारी ही स्टेटमेंट सही है, तो गलत कौन सी हम बताएंगे। इनकरेक्ट पूछा गया तो सारी स्टेटमेंट सही है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारी सही है। मैंने आपको पीछे केसेस बताया है कि 10 mm थिकनेस होगी तो बेल्ट का साइज 3 होगा। वैसे ही देखिए 10 mm 3, ऐसे ही 11 से 20, 11 से 20 5, 21 से 32 6। इस तरह से देखिए सारी ही वैल्यू सही है, तो हम गलत कहाँ से बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, शैल बी डीमर टू बी ए डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। सिंपली सपोर्टेड का हमारे पास बीम है, उसको हम डीप बीम कब कहेंगे, जब आपका इफेक्टिव स्पैन एंड ओवरऑल डेप्थ जो होती है वो लेस देन होगी। कौन सी वैल्यू होगी वो, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए हमारी वैल्यू 2 होती है और कॉन्टिन्यूस जो होता है उसके लिए 2.5 वैल्यू होती है। तो 2 बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बोर्ड में रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। नेक्स्ट देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए सेंट्रल लोड विल बी सेफ इन डिफ्लेक्शन। सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसने क्या कैरी किया हुआ है, सेंट्रल लोड कैरी किया हुआ है, जिसको पॉइंट लोड भी आप बोल सकते हैं। सेंटर में लोड लग रहा हुआ है तो वो सेफ है डिफ्लेक्शन में, अगर उसका रेशो जो है स्पैन टू डेप्थ वो क्या होगा। स्पैन टू डेप्थ सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछा गया है तो हमारा रेशो जो होता है 20 होता है। सिंपली सपोर्टेड के लिए 26 जो होता है, कंटिन्यूस के लिए होता है, कैंटिलीवर के लिए 7 होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 20 से कम ही होना चाहिए तभी वो डिफ्लेक्शन में सेफ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए बीम इज केप्ट। रेशियो जो होता है ब्रेड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ जो होती है बीम की, वो हम कितना रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हम रखते हैं 0.5। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ जो है डज नॉट एक्सीड 10, द स्टिफनेस ऑफ द बीम विल बी ओरिजिनली वी स्टैटिफाई स्टैटिस्फैक्ट्री इन केस ऑफ ए। कौन सा केस होगा वो, तो वो केस होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर का केस जो होता है 10
मीटर से एक्सीड नहीं करती है, से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंगली रेनफोर्स बीम जो होता है वो क्या होता है, क्या उसमें होता है। सिंगली रेनफोर्स बीम कंप्रेशन इज बियर इंटायरली बाय कंक्रीट। सिंगली रेनफोर्स बीम जो होता है, क्योंकि इसमें हम स्टील जो होता है सिर्फ टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन में नहीं प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो कंप्रेशन जो भी लोड आएगा वो कंक्रीट के द्वारा ही सहन किया जाता है। ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी डिक्रीज बाय। डिफ्लेक्शन जो होती है बीम की वो डिक्रीज की जाती है, कैसे हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन आपको अगर डिक्रीज करनी है, कम करनी है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि हमारा जो आईएस कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 800 1989 के अनुसार जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है वो 1/325 होती है बीम के केसेस में। तो अगर उसकी डिफ्लेक्शन जो है डिक्रीज करनी है तो हमें उसकी डेप्थ जो होती है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। तो हमारा बीम जो होता है उसकी हमें डेप्थ गहराई जो है वो इंक्रीज करेंगे, तब डिफ्लेक्शन जो है वो कंट्रोल हो सकती है या फिर कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है कि कौन सी सही स्टेटमेंट होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही हो है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्टिन्यूस फिलर आर सपोर्टेड बाय मेन स्टील बीम। कॉन्टिन्यूस फिलर जो होते हैं वो सपोर्ट बाय मेन स्टील बीम्स। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। स्पेसिंग जो होती है स्ट्रप्स की इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज, वो क्या होती है स्पेसिंग जो होती है। ये क्वेश्चन बार बार मैं आपको वहाँ पे बता रहा है कि स्पेसिंग कितनी होती है। तो जो सेंटर होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि इंक्रीज देखने को मिलती है, लेकिन सपोर्ट जो होता है एंड्स जो होती है तो वहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिलती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यहाँ पे स्ट्रप्स की स्पेसिंग की बात करें तो 0.75 डी या फिर 300 mm, जो भी कम हो वही हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है साइड रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब इज मोर देन 750 mm इज। मैक्सिमम रेनफोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है साइड रेनफोर्समेंट के लिए आप कितनी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा जो वेब है उसकी डेप्थ जो है 750 mm से एक्सीड कर रही है तो उस केसेस में तो वो 300 mm हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो विड्थ होती है वेब ऑफ बीम की उतनी, इन दोनों में से जो भी कम रहता है उसको ही हम प्रोवाइड करते हैं। सो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, तो मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो होती है आरसीसी में वो इज गिवन बाय। कितनी होती है मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट, तो वो होती है 0.04 BD ये होती है। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम ये होती है 0.85 BD/FI। तो हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन और भी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश इज नाउन एज द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पाइवोट। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डिप। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द वर्टिकल एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वो किसको रेफर करता है, तो वो डिप को ही रेफर करता है। सो ए हमारा इसका भी करेक्ट आंसर यही होगा। क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन पूछा जो है अलग तरीके से गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डिप होता है कंपास नीडल का वो क्या होता है। डिप जो होता है कंपास नीडल का वो क्या होता है। तो जो डिप होता है कंपास नीडल का वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। एंड जीरो कहाँ पर होता है, इक्वेटर पे जीरो होता है
एंड जो पोल होता है वहाँ पर मैक्सिमम होता है, इट मीन्स कि 90 डिग्री का होता है। ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, इन surveying measurement the bearing taken in clockwise direction with respect to magnetic north are refer as, किसको रेफर करता है ये, तो ये होल सर्कल बेयरिंग जो होती है उसको ही जो सर्वेइंग होता है रेफर करता है। सी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ बेयरिंग सपोर्ट प्रिज्मेटिक कंपास नीडल, कौन सी बेयरिंग जो होती है प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसके लिए, उसकी नीडल के लिए सपोर्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेवल वेयरिंग। जेवल वेयरिंग जो होती है प्रिज्मेटिक कंपास नीडल के लिए सपोर्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ डिप एट द नॉर्थ लैटिट्यूड इज, नॉर्थ लैटिट्यूड जो होता है उस पर एंगल जो होता है डिप का वो कितना होता है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो एंगल होता है नॉर्थ पर वो 90 डिग्री का होता है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेटर एंड पोल पर पूछा जाता है, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल एंगल जो होता है बिटवीन सर्वे लाइन एंड द ट्रू मेरिडियन, उसको हम क्या बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल जो बनता है किसके बीच में, सर्वे लाइन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं। वेयरिंग हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ नीडल यूज्ड इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसमें कौन से टाइप की, इन चार में से कौन से टाइप की जो नीडल होती है उसको हम यूज करते हैं। तो वो नीडल होती है ब्रॉड नीडल, चौड़ी चौड़ी नीडल हम उसमें यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम, कहां से वो रन करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहां से स्टार्ट होती है रन फ्रॉम, कहां से चलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक चलती है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द ग्रेजुअल रिडक्शन जो होता है वैल्यू विद एज ऑफ प्रॉपर्टीज नाउन एज, ग्रेजुअल ग्रेजुअल रिडक्शन इन वॉल्यूम विद एज ऑफ प्रॉपर्टीज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन जो होता है वो बोलते हैं। तो यहाँ पर नहीं दिया गया ऑप्शन कहीं पर भी, वैल्यू थोड़ी मिस्टेक है। तो मूल्यह्रास तो हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट डिप्रिसिएशन। कॉस्ट डिप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड जो होता है आप उसको यूज करते हैं। सिंकिंग फंड मेथड यूज करते हैं, या फिर कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली हैज ऑप्शन आफ्टर फास्टर। ये थोड़ा गलत दिया गया है, ऑफसेट मेथड ही होता है, हैज वगैरह ये थोड़ा गलत आ गया है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे ही मेथड जो होते हैं किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनुअल रेंट जो होता है जनरली फिक्स एट वैल्यू ऑफ, जो एनुअल रेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी का वो कितना होता है, 5 से 10% होता है उसकी कॉस्ट के। मान के चलो कि आपकी प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ रुपए की बनी है, तो आप जो सालाना रेंट पे करे लेंगे किसी किराएदार से, तो वो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए होगा साल का। अगला क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नाउन एज, उसको हम वैल्यूएशन ही बोलते हैं। किसी प्रॉपर्टी है हमारे पास या फिर बिल्डिंग है, उसकी एक फेयर प्राइस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो टेक्निक फाइंड करने की उसको हम वैल्यूएशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द एक्चुअल अमाउंट इनक्योर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी विच हैज सम वैल्यू इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ बिल्ट अप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड। विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड हम उसको क्या बोलते हैं, सल्वेज वैल्यू ही हम उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो है आगे पीछे करके आपको बताया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी थोड़ा सा सेम वैसा ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है अलग अलग आपको करके बताया जाता है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पीरियड इज, हम उसको सल्वेज वैल्यू ही बोलते हैं। देखिए यूजफुल लाइफ ये थोड़ा अलग है, वो विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड था, बिना तोड़े हुए था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन बी रिसीव एट द पर्टिकुलर पॉइंट इफ इट इज पुट फॉर सेल, उसको हम सेल के लिए रखेंगे तो वो हमारी मार्केट वैल्यू बन जाती है, बाजार की वैल्यू। सेल की जहाँ पर बात आएगी कि हम उसको सेल कर रहे हैं तो वो मार्केट वैल्यू आ जाएगा उसमें। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ डिसमेल्टेड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा स्क्रैप वैल्यू का है। देखिए स्क्रैप वैल्यू विद डिसमेल्टेड होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ डिसमेल्टेड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग। देखिए, तो देखिए क्या आपको कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के आपको पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर स्क्रैप ही होगा हमारा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कौन सा टैक्स जो होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए नहीं मान्य होता है, तो वो सेल टैक्स जो होता है वो नहीं होता है कि हमने प्रॉपर्टी सेल टैक्स पे लगा दी है, तो ये टैक्स नहीं होता है, बाकी सारे ही होते हैं। वेल्थ टैक्स भी आपको देना पड़ता है, म्यूनसिपल टैक्स भी, प्रॉपर्टी टैक्स भी, ये सारे होते हैं, लेकिन सेल टैक्स जो होता है वो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा पार्ट 6। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है वो भी स्कोर लिखिए कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।